बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 11th अप्रैल 2025। ये रहा बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर, उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1, 2 एंड 3। ये तीनों के तीनों जो आपके एडिटोरियल्स हैं ये आपके साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और बाकी जो आपका सेक्शन बनता है वो है ओपिनियंस वाला सेक्शन, जिसके अंदर 4 ओपिनियंस हैं। और इसी तरीके से इन चारों ओपिनियंस का भी एनालिसिस किया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी है। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर भी सुन सकेंगे। फिलहाल मैं आपके साथ एडिटोरियल्स वाला सेक्शन जो है डिस्कस करूंगा। तो पहले क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कौन है, उसका नाम आपने बताना है। खास तौर पर स्क्रीनिंग में, जीके में मल्टीपल टाइम्स ये पूछा जा चुका है। और बाकी ये रहा रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, तो अब आप लोग आपके जो एडिटोरियल्स को शुरू करते हैं। बलोचिस्तान आउटरीच क्या है जी इसके अंदर बेसिकली राइटर ये बताना चाहता है कि आपको पता है कि बलूचिस्तान का जो इशू है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वहां के लोग नाराज हैं, गवर्नमेंट से, स्टेट से नाराज हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? तो अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है और वो ये आई है कि मीटिंग हुई है। मीटिंग किस किस के दरमियान हुई है? नवाज शरीफ साहब के दरमियान, और इसके साथ साथ जो दूसरे बंदे हैं वो है नेशनल पार्टी के चीफ, फॉर्मर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल मलिक बलोच। इन दोनों के दरमियान एक हुई है मीटिंग, ठीक है। और उस मीटिंग के अंदर कुछ कहा गया है और वो चीज बड़ी ही प्यारी कही गई है, और वही चीज इसके अंदर राइटर डिस्कस करता है। वो चीज क्या है मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन जो है दिया गया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो वेव ऑफ टेररिज्म चल रही है, लोग नाराज हैं, ये है वो है, डेली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको तकरीबन। तो इसको हल कैसे किया जाए? और वो स्टेटमेंट बेटा ये है कि बलूचिस्तान का जो मसला है वो पॉलिटिकल है एंड मस्ट बी रिजॉल्व थ्रू पॉलिटिकल मीन्स। ये है असल बात कि जो बलूचिस्तान का जो मसला है वो पॉलिटिकल है और उसे पॉलिटिकल तरीके से ही हल करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? नवाज शरीफ साहब ने कहा है। इन दोनों की मीटिंग में ये रिजल्ट निकला है कि इन दोनों ने ये बात की है कि जनाब अली, ये नवाज शरीफ साहब ने बात की है कि ये पॉलिटिकल मसला है तो इसको पॉलिटिकल तरीके से हल करना चाहिए। अच्छा, और अब ये पॉलिटिकल नेचर का है तो फिर ये है इसको पॉलिटिकल तरीके से हल होना चाहिए। लेकिन राइटर यहां पर कह रहा है मसला पाकिस्तान में ये है कि जो सिविलियन लीडरशिप है, सिविलियन लीडरशिप, जो लोग वोट लेकर आपके मुल्क के इंचार्ज बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसकी जो कैबिनेट है वो चीफ मिनिस्टर्स आपके सूबों के, ठीक है, उनकी जो कैबिनेट है वो चलाना तो उनको चाहिए ना। तो कहता है यहां पर यह है कि जो सिविलियन लीडरशिप है ना, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जब बलूचिस्तान के बारे में स्टेट कोई पॉलिसी बनाती है ना, तो वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते। मर्जी इसलिए नहीं कर सकते कि सारी पावर तो इनके पास, रावलपिंडी वालों के पास है। ये है असल बात। नवाज शरीफ साहब ने तो ये कह दिया कि ये एक पॉलिटिकल नेचर का मसला है, इसका हल पॉलिटिकल ही होना चाहिए। लेकिन अब रावलपिंडी वालों को कौन बनाए इस चीज के ऊपर? रावलपिंडी में आपको पता ही है ना कौन, ये वाले। अब इनको ज्यादा क्रिटिसाइज करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि हर बंदे को इनका पता है कि क्या हो रहा है, कौन पाकिस्तान के अंदर पावर को कंट्रोल कर रहा है। फजूल में इनको क्या के तो अपने लिए परेशानियां लोग पैदा कर रहे हैं। बाहर अब असल पावर तो इनके पास है। तो अब जो पॉलिटिकल एलीट है उसको क्या करना है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कन्विंस करना पड़ेगा इसको कि जनाब मान जाओ, सिर्फ मिलिट्री जो है ना अकेली वो इस मसले को हल नहीं कर सकते जब तक आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं करते।
जब तक आप वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने साथ नहीं जोड़ते, आप जितने मर्जी ऑपरेशन कर लें, ये मसला हल नहीं। इस काम के लिए जो भी मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चाहिए कि वो यूनाइट हो जाएं, एक प्रोसेस बनाए ऑफ रिकंसिलिएशन का और डायलॉग का, ठीक है, और उसके बाद वो डायलॉग करें। इसके साथ जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर आप ऑपरेशन जरूर करें, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी कि डायलॉग वगैरह करने की जरूरत है, तो फिर ही काम होगा। और वो क्या है, जो बलूचिस्तान जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलाया जाए, लोगों को इकोनॉमिक के राइट्स दिए जाएं, लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। अब प्रॉब्लम वही है कि बलूचिस्तान के अंदर मैं पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुका हूं, नंबर वन ये है कि जिसको वोट डाला जाता है वो तो कभी पावर में आया ही नहीं, ठीक है। पावर में कौन आता है, जिसको रावलपिंडी वाले सेलेक्ट करते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बात कीजिए तो वहां से नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा, वहां के लोगों के पास अच्छा रोजगार नहीं है, पॉवर्टी के अंदर वो जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं, ठीक है। चलो इसको भी छोड़ो, फिर सबसे बुरा जो चीज हो रही है कि उनके ऊपर टेररिस्ट का थप्पा लगा दिया जाता है। अगर कोई बंदा आकर प्रोटेस्ट करता है, मिसिंग पर्सन के केसेस हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के केसेस हैं, तो स्टेट उनकी बात को सुनने की बजाय उनको कहती है तुम लोग टेररिस्ट हो, ठीक है। तो फिर प्रोटेस्ट ही करना है ना लोगों ने, और क्या करना, फिर नफरत ही पैदा होगी ना। फिर तो हाँ, कोई भी इंसान उनकी जगह पे होगा तो उसके राइट्स की वायलेशन हो रही है तो वो बुरा लगता है ना, फिर उसको स्टेट बुरी लगती है। मैं हूं, आप है, या कोई भी है, अगर स्टेट आपको चीजें सिक्योर नहीं दे रही, आपके जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट्स है नहीं दे रही, तो कौन मोहब्बत करेगा स्टेट से, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि इंसान तो वही जाता है जहां से उसको इज्जत मिलती है, जहां से उसको मोहब्बत मिलती है। तो ये है चीज। तो बाहर राइटर कहता है कि ये जो स्टेटमेंट दी है ना नवाज शरीफ साहब ने, स्टेटमेंट तो बिल्कुल एक्यूरेट दी है कि ये एक पॉलिटिकल नेचर का मसला है, इसको पॉलिटिकल तरीके से हल किया जाए। लेकिन अब मसला ये है कि जिनके हाथ में पावर है, जो बलूचिस्तान की पॉलिसी बनाते हैं, वो तो बलूचिस्तान को देखते हैं सिक्योरिटी की नजर से, और सिक्योरिटी की नजर में फिर एक ही चीज आती है, ऑपरेशन करना। तो कहता है कि उनको बनाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि वो पॉलिसी चेंज करें, कैनेटिक ऑपरेशन करें, जो टेररिस्ट है उनके खिलाफ, जो अवाम है उसके खिलाफ नहीं। अवाम को अपने साथ लगाएं, उनको उनके राइट्स दें, तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा। तो यही चीज है हकीकत, और ये चीज जो है बहुत ज्यादा राइटर्स ने लिखी है ओपिनियंस के अंदर, एडिटोरियल्स के अंदर, और यही चीज सारे लिख रहे हैं। अब ज़ाहिर है जब सारे ये चीज लिख रहे हैं तो फिर सारे तो गलत नहीं ना हो सकते। स्टूडेंट्स बहुत परेशानियां हैं स्टूडेंट्स के लिए, लिखता है पहले लोग जाते थे यूएस से, बच्चे बड़े खुश होते थे, अजीब तरह तरह के खाने खाते थे, अपनी इस तरह की बच्चियां पिक्चर्स लगाती थी, यूएस से आई हैं पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप पे आई हैं, खुश होती थी। लेकिन अब यही बच्चे जो हैं परेशान हो गए हैं ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से। तो वही वो लिखता है कि कई बच्चे जो ब्राइट यंग पाकिस्तानी हैं, जो स्कॉलरशिप पे अमेरिका गए थे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कामों की वजह से वो परेशान। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि कोई भी बंदा जो फलस्तीन के हक में कंपेन करता है, इसराइल के अगेंस्ट बोलता है, या अमेरिका के खिलाफ बोलता है कि ये इसराइल की मदद कर रहा है, उसका वीजा खत्म कर देती है और उसको वापस भेज देती है। चलो यहां तक तो डर हो गया। अब इस डर की वजह से लोग, बच्चों ने ये काम करना भी छोड़ दिया कि कहीं हमें वापस ना भेज। लेकिन अगली परेशानी क्या बन गई, अगली परेशानी ये बन गई कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलरशिप थे, प्रोग्राम थे, जिनके तहत बच्चे बाहर के मुल्कों में जाते थे, अमेरिका जाते थे, पढ़ते थे, और अमेरिका की गवर्नमेंट पैसे लगाती थी, फंड्स देती थी, स्कॉलरशिप देती थी। तो अब जो है अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं देंगे, तो बड़ा मुश्किल हो गया ना बच्चों के लिए। तो अब ये एक अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन तकरीबन 15 साल से जो है फॉर्मली शट डाउन द 15 ईयर ओल्ड ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो पिछले 15 साल से चल रहा था, इसको तो बंद ही कर दिया, जिसके तहत बहुत ज्यादा बच्चे जो है बाहर अमेरिका जाते थे पढ़ने के लिए मुख्तलिफ चीजों के अंदर। तो फ्यूचर जो है फुल ब्राइट प्रोग्राम का वो भी डाउट में पड़ गया। क्यों? क्योंकि फंड जो है फ्रीज कर दिए हैं अमेरिका। तो फंडिंग ना होने की वजह से अब बच्चों के लिए वहां पर मुश्किल हो रही है, उनको पैसे नहीं मिल रहे।
اب ان بچوں کے لیے تقریباً امپوسیبل ہو چکا ہے کہ وہ اس ملک کے اندر رہ کر اسٹڈی کر سکیں، تو اب وہ پریشان ہیں، اب وہ نہ پاکستان آ سکتے ہیں اور نہ وہ امریکہ رہ سکتے ہیں۔ دل ان کا کرتا ہے ہم امریکہ میں رہیں، اپنی ڈگری مکمل کریں، لیکن جو صورتحال بنی ہے اس کی وجہ سے ان کا رہنا بھی مشکل ہے، تو وہ پھنس چکے ہیں درمیان میں۔ تو رائٹر کہتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم جن بچوں کو آپ لوگوں نے اسکالرشپ پہ امریکہ بلایا ہے ان کی ڈگری تو مکمل ہونے دیتے، کم از کم ان کے تو آپ لوگ جو اسکالرشپ نہ بند کرتے، ان کے پیسے تو فنڈنگ نہ بند کرتے، ان کو تو فنڈنگ دیتے رہتے تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کر لیتے۔ ہاں اگلے جو بچے ہیں ان کو آپ نے اسکالرشپ نہیں دینا، بنا دیتے۔ تو یہ چیز ہے، لیکن آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے اگلے تو اسکالرشپ بند کر دی ہے، لیکن جو اسکالرشپ پہ چل رہے ہیں آپ نے ان کی فنڈنگ بھی بند کر دی۔ تو یہاں پر وہ رائٹر پھر فائنلی کہتا ہے کہ بہرحال ان کے لیے تو پرابلم ہے جو پھنس گئے ہیں، لیکن جو نئے بچے ہیں وہ اور دوسری دنیا کے ملک میں بڑے ہیں جو مختلف قسم کے اسکالرشپ جو ہیں وہ دے رہے ہیں، وہ وہاں پر اپلائی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز اس کے اندر لکھتا ہے۔ اب یہی چیزیں آپ کو پتا ہے اب یہ کیوں ہو رہی ہیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے وہ دنیا کو اثر انداز کر رہا ہے۔ پی ایس ایل سیزن، پی ایس ایل سیزن کرکٹ کے بارے میں ہے، پاکستان سپر لیگ، یہ مختلف ٹیمیں ہیں، کراچی کنگ ہے، پشاور زلمی ہے، اور یہ کون سی ہے، کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے، لاہور قلندر ہے، اسلام آباد یونائٹیڈ ہے، ملتان سلطان ہے۔ تو یہ تقریباً 6 جو ہیں ٹیمیں ہیں، اور یہ آپس میں میچ ہم لوگ کھیلتے ہیں، ہر سال کھیلتے ہیں، اور تقریباً 10 سال سے کھیل رہے ہیں۔ اس دفعہ 10واں آئی پی ایل ہونا ہے پاکستان میں، پاکستان سپر لیگ ہونی ہے، بزنس ہوتا ہے اس کے اندر جناب، یعنی کرکٹ کھیلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی چلیں بیک سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے میں ادھر نہیں جاتا۔ اور رائٹر کیا لکھتا ہے، رائٹر کہتا ہے کہ یہ جو سپر لیگ ہے اس کا مزہ نہیں آنے والا۔ مزہ کیوں نہیں آنے والا کہ اس کے جو اونرز ہیں نا وہ بڑے پریشان ہیں اس چیز کو لے کر کہ ہم سپر لیگ تو کروا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو کرکٹ کی ٹیم ہے جس کے پلیئر اس کے اندر ہونے ہیں وہ نیشنل لیول کے اوپر پرفارم نہیں کر پا رہی، لگاتار میچ ہارتی جا رہی ہے، کبھی نیوزی لینڈ سے کبھی کسی سے، تو اس کی جو پرفارمنس ہی اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹلی کوئی بھی پی ایس ایل ہے اس کے اندر جو پلیئر ہوتے ہیں اصل میں وہ اس کی جان ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اندر اچھے پلیئر کھیلیں گے تو پھر جو کمپنیاں ہیں مختلف قسم کی جو ایڈورٹائزمنٹ کرواتی ہیں وہ اچھا پے کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی زیادہ دیکھیں گے تو بزنس بھی اچھا ہوگا۔ لیکن اب اونرز یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ٹیم ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ لگاتار جیت ہارتی جا رہی ہے، کبھی کسی ملک سے کبھی کسی ملک سے، تو اس وجہ سے پھر یہ جو پی ایس ایل ہے یہ کوئی نہ اتنا زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ ہم اس کو ایکسائٹمنٹ اس کے اندر اتنی نہیں رہی، تو یہ بہرحال اتنی سی کو بات کر کے ختم کر دیتا ہے بات۔ بہرحال آپ کے لیے پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ ہو رہی، ٹھیک ہو گیا، 10th سپر لیگ۔ یہ ہے بیٹا نمبر فوکل پرسن کا، یہ ہماری ویب سائٹ ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ رجسٹریشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سارے 2024 کے لیکچرز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور یہ 2025 کے اوپینینز بھی موجود ہیں ریکارڈڈ۔ انگلش ایسے رائٹنگ پریکٹس سیشن کنٹینیو اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ہیلپ کہاں کرے گا؟ انگلش ایسے میں، کرنٹ افیئرس میں، پاکستان افیئرس میں، سوشل سائنسز کے آپشنل سبجیکٹس میں کرٹیکل اپروچ ڈیولپ کرے گا اور آرگومنٹ بلڈنگ اپروچ ڈیولپ کرے گا آپ کی۔ ان سارے ایریاز کے اندر ڈان ایڈیٹوریلز اور اوپینینز آپ کی مدد کریں گے۔ یہ کرنٹ گلوبل ایشوز ہیں، یہ کچھ کرنٹ نیشنل ایشوز ہیں، اور باقی لیکچر کا پی ڈی ایف جو ہے وہ لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور چیپٹرائزیشن بھی کر دی گئی۔ ٹھیک ہو گیا، اور باقی انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔